जंगल गांव घोषित किया, जंगल गांव घोषित किया, जो वसायतें थी उसको। तो उनको लगा परमानेंट अब यही बस जाएंगे, तो एक अनरेस्ट खड़ा हुआ। उसके बाद में आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने कहा, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाया। अचानक चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को शपथ पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, ना मणिपुर सरकार का लिया, और अचानक ही कह दिया कि 29 अप्रैल के पहले इस मतई जाति को ट्राइबल घोषित कर दी गई। इससे पहाड़ पर बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ, ट्राइबलों में बड़ा अनरेस्ट हुआ कि अब मतई ट्राइबल बन जाएंगे तो हमारी नौकरियों में स्पर्धा का भाव होता है, और स्वाभाविक है एक कोई कानूनी प्रक्रिया के बगैर एक ऑर्डर कर दिया गया, जिसके कारण ऊपर भी, नीचे ऑलरेडी अनरेस्ट चालू था, ऊपर भी अनरेस्ट हुआ, और 3 तारीख को एक रोली के अंदर एक क्लैश हो गया माने, और क्लैश होने के बाद दंगे चालू हुए जो अब तक अशांत परिस्थिति को बनाए हुए हैं। अब इस परिस्थिति को आप वो क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं गया, इस तरह से आप तुलना मत करिए। ये परिस्थिति जन्य दंगे हैं मान्यवर। मैं आगे भी कहना चाहता हूँ, इसके साथ एक बहुत बड़ी बात दूसरी भी हुई है कि वहाँ मिलिट्री का शासन आने के बाद थोड़ी ढिलास आ गई है, और नारकोटिक्स का भी बहुत बड़ी तस्करी म्यांमार की ओर से मणिपुर की ओर हुई है। इसके व्यापार से भी बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ है। मगर जो क्लिंचिंग चीज़ थी वो कोर्ट का जजमेंट थी, उसकी अंतिम तारीख 29 मई थी, और इसके विरोध में एक जुलूस निकला। जुलूस में दोनों ग्रुपों के बीच में भिड़ंत हुई, और देखते देखते घाटी में और पहाड़ पर दोनों जगह एक दूसरे पर हमले करना, हिंसा करना शुरू हो गया। मान्यवर, अब 2 सवाल हैं कि हिंसा शुरू करने के बाद क्या किया, मैं उस पर बाद में जाता हूँ। इतनी ही शांति से बताऊँगा, कोई जरा भी मन में, मैं कि कोई किसी चीज़ से भागना नहीं चाहता, भागना मेरा स्वभाव ही नहीं है भाई, मैं किसी भी चीज़ से भागना नहीं। मगर मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के इतिहास को समझना पड़ेगा। 1993 में श्री PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, राजकुमार दोरेंद्र सिंह कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री थे, और नागा कुकी संघर्ष हुआ। नागा कुकी भी नस्लीय हिंसा थी मंजूर, और उस वक्त 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी थे, और 1.5 साल तक ये हिंसा अविरत रूप से चलती रही। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले, भाई 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी बने। आपको मालूम है जवाब किसने दिया मान्यवर? इनको मालूम है जवाब किसने दिया? MOS राजेश पायलट ने। और ये मुझे नहीं बोलने देते मान्यवर। इतनी जघन्य घटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था? ट्राइबल मिनिस्टर गया? ना जी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए? ना जी। होम मिनिस्टर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। MOS गए? ना जी। और ये पूछते हैं हमें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? अरे भाई, आप जरा देखिए कि नस्लीय हिंसाओं का इतिहास, मैं पूरा बताता हूँ इतिहास, मुझे जल्दबाजी नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे पूरा बताना है इतिहास। संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, MOS ने जवाब दिया मान्यवर, और ये लोग प्रधानमंत्री जवाब दे वो मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड करे हुए। मान्यवर, 1993 में दूसरी बार संघर्ष हुआ, मतई पंगल संघर्ष हुआ, 100 लोग मारे गए, वो भी 1 साल तक चला, और राज्यसभा में गृह मंत्री ने जवाब दिया, बस, लोकसभा में नहीं। और ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। मुलाकात की किसी ने नहीं की, ना गृह मंत्री ने, ना MOS ने, किसी ने नहीं की। फिर इंदर कुमार गुजराल आए 97-98 में, कुकी पाइते संघर्ष हुआ, 350 लोग मारे गए, 1 साल तक संघर्ष चला, ये भी नस्लीय हिंसा है। मैं टेररिज्म की घटनाएं नहीं गिना रहा, नस्लीय हिंसा समझा रहा हूं। 1 साल तक चला, चर्चा ही नहीं हुई, स्टेटमेंट भी नहीं हुआ, सवाल भी सारे खारिज कर दिए गए, और ये कहते हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। और मैं डे 1 से कह रहा हूं मान्यवर,
मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, मेरी ड्यूटी है, मैं देश के प्रति जवाबदेह हूं, संसद के प्रति जवाबदेह हूं, विपक्ष के प्रति भी जवाबदेह हूं। मैं आपको जवाब देने के लिए, मुझे बोलने नहीं देते हैं। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है माननीय? तो अब तो बोलने ही दोगे, अब तो बोलने ही दोगे दादा। मैं पहले की बात कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं। और हमारे गोगाई जी कहते हैं मौन तोड़ने के लिए लाया गया। अरे भाई, मौन रखने वाले तो हार गए और वहां बैठ गए, हम तो बोलने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। हम मौन नहीं रखते, मौन आप रखते हैं। हमें कुछ नहीं छुपाना, हमारा कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं नाम बोलना नहीं चाहता, गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड पर नेताओं के नाम है। सुनना है तो बता दूं, आप खड़े होकर कह दो बताओ तो मैं बता देता हूं। नाम सुनना है? मान्यवर, बाद में 2004 में मनमोहन सिंह जी थे, इबोबी सिंह जी थे, लगभग 1700 लोगों के एनकाउंटर हुए, 1700 लोग एक तरफा वर्दी से। ऐसा वहां मानते, मैं नहीं मानता, मैं तो व्यवस्था में विश्वास रखने वाला हूं। वहां लोग मानते वर्दी से की हुई नस्ली हिंसा। 1700 सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, ढेर सारी एसआईटियां बनी, मगर किसने जवाब दिया? कोई नहीं, एक चर्चा नहीं, ना एमओएस, ना मिनिस्टर। अब मुझे बताइए भाई, चिदम्बरम साहब थे और वहां राज्यसभा में मेरा हिसाब मांगते थे, मुझे बोलने नहीं देते। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर, 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रखते। मान्यवर, 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ ना हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है, डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार, ये सबको हमने बदला है। मान्यवर, भाई बैठ जाओ यार, कृपया आप इतनी चिंता करो कि मैं आसाम पर न जाऊं। मान्यवर, यूपीए के शासन में वहां नाकाबंदी की जाती थी, ब्लॉकेड लगाए जाते थे। 1 साल में 139 दिन से 30 दिन तक का ब्लॉकेड रहा, 5 साल तक ब्लॉकेड लगे। और उस वक्त पेट्रोल के दाम 1200 रुपये तक पहुंचे थे। हमने 28 दिन में पूरा काम पूरा कर रेलवे को वहां पहुंचा है और अबाधित रूप से आज सप्लाई वहां पर चालू है और दामों को बढ़ने नहीं, अबाधित रूप से। और इतनी कठिन परिस्थिति थी कि कुकी एरिया में मतई ड्राइवर नहीं जा सकते थे, मतई एरिया में कुकी ड्राइवर नहीं जा सकते। हम आसाम से ट्रक भी लाए, ड्राइवर भी लाए, सेना को भी लगाए और जाकर दामों को हमने कंट्रोल करने का काम किया है। मान्यवर, मैं हिंसा की भी आंकड़े देना चाहता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप राजनीति कर रहे हो, मैं लॉजिक के साथ कह रहा हूं। मान्यवर, अब तक 152 लोग मारे गए, इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया के ज़माने में छिप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छिपाने का नहीं है। मान्यवर,
152 लोग मारे गए, इसकी एनालिसिस क्या है? मई में 107 मारे गए, मई महीने में, आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। मान्यवर, मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें, हम तेल न डालें। तेल कैसे डाला जाता है मैं बताता हूं। श्री राहुल गांधी जी यहाँ से वहाँ मुलाकात करने, मैं बड़ा स्वागत करता हूँ। संवेदना है, मणिपुर की चिंता है, गए एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊँगा। पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी? हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी, परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। आप वहां जाते हैं तो कोऑपरेट करिए। चूड़ाचांदपुर जाने से कोई नहीं रुक रहा, हम हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं। आप जाना नहीं चाहते, नहीं मैं बाय रोड ही जाऊंगा। चलो बाय रोड जाना है, जनता को दिखाना है, तो फिर दूसरे दिन क्यों गए? दूसरे दिन भी न जाते, दूसरे दिन भी गए तो पहले दिन सत्याग्रह दिखाना था। भाई इस तरह की पॉलिटिक्स ऐसी विषम परिस्थितियों में मत करिए। क्या आप मानते हैं, आप क्या मानते हैं कि सरकार को आप इस तरह से परेशान करेंगे, चाहे वहां की हो या यहाँ की, और जनता नहीं जानती है? जनता ये सारा जानती है और पहचानती भी है। इसलिए मैं कह रहा था, अधीर रंजन जी चले गए, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहे तो मैं बताता रहा पॉलिटिक्स करें। मान्यवर, हमने लगभग 14,898 लोगों को अरेस्ट किया है और हर केस की FIR 1106 FIR रजिस्टर कर दी गई है। अब अंत में जो शर्मनाक वीडियो आया, मैं इसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। मान्यवर, ये वीडियो 4 मई के दिन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुनिया में किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर, किसी महिला के साथ, किसी युवा महिला के साथ इस तरह की घटना समाज के नाम पर धब्बा है। मान्यवर, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, ना ये सदन कर सकता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ना कर सकती है, यहाँ की ना वहाँ की। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल, मेरे मन में तो नहीं आया, कुछ मीडिया के मित्र जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने डाल दिया। उन्होंने मुझे पूछा कि अमित भाई ये 4 मई का वीडियो संसद सत्र के 1 दिन पहले ही क्यों आया? अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो DGP को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मानिए, किसी के पास वीडियो था तो पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसको सार्वजनिक करना चाहिए क्या? वो महिला के सम्मान की तो सोचो ना जी। इंटेलिजेंस का सवाल नहीं था भाई, वहां उस वक्त इतने हुड़दंग में। एक मिनट, इंटेलिजेंस के पास नहीं आया, मगर आपको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? आपको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए? हाँ, दादा का काम टीवी में बताने का है। दादा का काम। मान्यवर, फिर भी मैं टाइमिंग में ज्यादा नहीं जाना चाहता। सुनिए ना भाई, मैं टाइमिंग में ज्यादा जाना नहीं चाहता। मान्यवर, वीडियो किसी के पास भी था, मैं इन पर आरोप नहीं कर रहा हूं, किसी के पास भी था। अगर उसने DGP को दे दिया होता तो 5 तारीख को ही पकड़ गए होते, क्योंकि जिस दिन वीडियो दिया उसी दिन वीडियो की कॉपी पर से हमने फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए, सरकारों के डेटा के साथ मिलान करते हुए 9 के 9 लोगों को अरेस्ट कर दिया और वो आज ट्रायल फेस कर रहे हैं जेल में। उस वक्त
मैं शांति के लिए मान्यवर, मैं शांति के लिए किए गए प्रयासों को भी सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं। मान्यवर, पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं चल रही? मान्यवर, मैं वहां 3 दिन रहा, 3 रात रहा। मेरे साथी नित्यानंद जी 23 दिन तक लगातार वहां रहे। MOS होम मिनिस्टर पहली बार नहीं, कोई गया ही पहली बार मैं ही गया हूं। अब तक कोई नहीं गया है। इतने सारे दंगे मैंने जो बताए, नस्ली इंसाफ, कोई नहीं गया है। MOS 23 दिन रहा है, 3 दिन में रहा। मान्यवर, हमने ये सारी की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का एक कमीशन बना दिया है, जिसमें एक IPS और IAS अफसर भी है। मान्यवर, अध्यक्ष राज्यपाल महोदय को अध्यक्ष बनाकर शांति समिति को हमने वहां पर प्रस्तापित किया है। 36,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी जहां मतई समूह रहता है, जो कुकी रहता है, बीच में बफर जोन बनाकर खड़े हैं। आज भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है, परंतु हिंसा इसलिए कम हुई कि बीच में 36,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस दिन रात तैनात थे, इसलिए हिंसा कम हुई है। बेहतर इंटर एजेंसी समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था, क्योंकि वहाँ BSF भी है, CRPF भी है, असम राइफल भी है, सेना भी है, मणिपुर पुलिस भी है। 5 सुरक्षा एजेंसियों के बीच में बेहतर समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था बना दी गई है और उसकी चेयरमैनशिप यहाँ से भेजे गए सुरक्षा सलाहकार के हाथ में है। इस घटनाक्रम के पीछे षड्यंत्र वाले जो 6 केस रजिस्टर किए, 6 के 6 केस पहले CBI को दे दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने और 11 केस CBI को दिया है। इसके लिए भी SIT आज गठित हो गई है। मान्यवर, पीड़ित और पुनर्वसन पैकेज दिया गया है। सभी मृत्यु वालों को 10 लाख रुपया चुकाने का काम समाप्त हो चुका है। लगभग 30,000 मैट्रिक टन चावल रातों रात पीयूष भाई ने यहाँ से वहाँ भेजा है, जो भी बांट रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में मेडिकल सुविधाओं का अभाव न हो, इसलिए भारत सरकार की 8 टीमें अलग अलग एम्स से वहाँ कैंप के अंदर कर दी गई है। कोर्ट में मुकदमों में किसी की एक्स पार्टी सुनवाई न हो, इसलिए चारों प्रभावित जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा कर दी है, तो हाईकोर्ट में जाना नहीं पड़ता है, सबकी सुनवाई वहीं से हो रही है। बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन चालू हो गया है। घाटी में 98% स्कूलें खुल गई है, 80% उपस्थिति रहती है। 2% स्कूलों में कैंप चल रहे हैं, वो भी अब अस्थायी शेल्टर बनाने की शुरुआत हमने कर दी है। राहत सामग्री सुलभता से मिले, इसके लिए भी हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं और सुरक्षा की समीक्षा भी हर सप्ताह मैं यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से यूनिफाइड कमांड के साथ करता हूँ। गृह सचिव हर दूसरे दिन करते हैं और DI भी हर रोज करते हैं। मान्यवर, इतनी क्लोज वॉच के साथ वहाँ शांति बनाने का प्रयास चल रहा है। मैंने आगे कहा कि पुरानी सरकारों में किसी में 9 महीना हुआ, किसी में 1.5 साल हुआ। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ मान्यवर, कम से कम समय में ये हिंसा को शांत करने का काम हम कर पाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। आज ये सदन जब तब सदन को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मणिपुर के अंदर भाई ये बहुत यार बाद में पूछो ना, बाद में पूछो, बैठ जाओ प्लीज। मान्यवर, मान्यवर, दूसरी बात यह है कि सब ऐसे नहीं होती चर्चा। आपको मौका में देंगे, पूरा मौका देंगे आपको, माननीय गृह मंत्री। मान्यवर, सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बाड़ बनाने का काम शुरू हो चुका है। बाकी बाड़ का सर्वे हमने और गति से चालू किया है। बायोमेट्रिक्स लेने की गति भी हमने बढ़ा दी है और मैं इस सदन के माध्यम से मणिपुर के दोनों समुदायों से
करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता करिए। अभी हम मतई समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, मैं स्वयं कर रहा हूँ। कुकी समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, आज भी की थी, मैं स्वयं कर रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि साथ में बैठकर, भारत सरकार के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकाल दीजिए। अफवाहों से ज़्यादा अविश्वास का वातावरण हुआ है। भारत सरकार की जरा भी मंशा नहीं है कि वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया जाए। घुसपैठ को भी हम रोकेंगे। हमने राजद्वारी तरीके से म्यांमार के साथ भी बात की है और हर प्रयास हम करना चाहते हैं जो हम कर पाते हैं। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये विषय ऐसा है जिसमें किसी की जान गई है, किसी का सम्मान गया है, किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है।